हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल AK हॉरर टॉक में। हम जानते हैं सभी खेल इंसानों ने बनाए हैं और इंसान ही उसको खेलते हैं, मगर एक शक्ति ऐसी भी है जो इंसान तो नहीं होती मगर फिर भी खेल बनाती है और उसको इंसानों के साथ खेलती भी है। वो खेल छल का होता है, इंसानी समझबूझ को छलने का होता है और इसको बनाने वाले और इंसान के साथ खेलने वाले को छलावा कहते हैं। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक पोता अपने दादाजी से पूछता है, दादाजी, ये छलावा क्या होता है? क्या ये भूत होता है? दादाजी कहते हैं, बेटा, भूत और छलावा एकदम अलग होते हैं। तो इस पर पोता पूछता है, दादाजी ठीक से बताओ ना, कैसे अलग होते हैं? दादाजी मुस्कुराते हुए कहते हैं, चलो आज तो मैं अपने गांव की 2 कहानियां सुनाता हूँ, जिससे तुमको ठीक से पता चल जाएगा कि तुमने किस खतरनाक और धोखेबाज शक्ति का जिक्र किया है। पहला किस्सा तो हमारे गांव के पंडित जी का ही है, जिनका नाम मनोहर शास्त्री था। वह आसपास के गांव के सबसे जाने माने पंडित थे। लगभग सभी उन्हें अपने मांगलिक कार्यों में पूजा करने के लिए बुलाया करते थे। उनका गांव में एक छोटा सा कच्चा घर था और उस घर की चौखट के आगे एक छोटा मंदिर पंडित जी ने बनवा रखा था, जिसमें उनकी पत्नी नियम से पूजा किया करती थी। पंडित जी जहाँ भी शादी या कोई पूजा करवा कर आते तो लोग उनको दक्षिणा, मिठाई, कपड़े और भोजन देकर ही विदा करते। शादी समारोह में कभी कभी ज़्यादा रात भी हो जाया करती थी और रात को गांव में सवारी वाला वाहन मिलना संभव नहीं था। इसलिए पंडित जी ने एक साइकिल ले रखी थी। वो उसी से हर समारोह में आते जाते थे। एक रात की बात है, वो शादी से सभी सामग्री जैसे मिठाइयाँ, फल, भोजन, पैसे लेकर अपनी साइकिल से घर जा रहे थे। रात काफ़ी हो चुकी थी, लगभग 1:30 से 2 बजे का वक्त रहा होगा। वो जंगल के कच्चे रास्ते से होते हुए अपने गांव की तरफ बढ़ रहे थे। तभी एक छोटा सा बकरी का बच्चा उनकी साइकिल के आगे अचानक से भागते हुए आ गया। पंडित जी ने एकदम से साइकिल के ब्रेक लगाए, जिससे वो मेमना साइकिल के नीचे आने से बच गया। पंडित जी ने देखा कि मेमना सुरक्षित है और उसको कोई चोट नहीं आई। यह देखकर पंडित जी की जान में जान आई कि यह छोटा सा मेमना ठीक है। पंडित जी ने चैन की सांस ली और मेमने की तरफ देखा तो वो मेमना बिल्कुल डरा हुआ नहीं था, वो भी पंडित जी की तरफ देख रहा था। पंडित जी ने उसको देखा तो उन्हें वो मेमना बहुत प्यारा लगने लगा। मेमने का रंग सफ़ेद था। वो इतना कोमल, मासूम और प्यारा लग रहा था, जैसे मानो कोई चीज़ उस मेमने की तरफ पंडित जी को खींच रही हो। पंडित जी के मन में उस मेमने को घर ले जाने का विचार आने लगा। बस फिर क्या था, वो मेमने को पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़े तो मेमना भी उनकी तरफ बढ़ गया, जिससे पंडित जी ने उस मेमने को आसानी से पकड़कर अपनी साइकिल के पीछे बांध लिया और उस जंगल से अपने गांव की तरफ बढ़ गए। पंडित जी काफ़ी खुश थे कि मिठाई, कपड़े, भोजन के साथ साथ ये मेमना जब बच्चे और घरवाली देखेंगे तो उनकी खुशी दुगनी हो जाएगी। ऐसे ही बातें मन में चल रही थी। सोचते सोचते पंडित जी ने आधा जंगल पार कर लिया। थोड़ा सा और आगे चलकर उनको अचानक से साइकिल काफ़ी भारी लगने लगी। साइकिल का पेंडल खींचने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। तो उन्होंने साइकिल की पिछली सीट की तरफ मुड़कर देखा तो उनकी तो जान ही हलक में आ गई। पिछली सीट पर उन्होंने अभी कुछ देर पहले एक कोमल सा सफ़ेद रंग का मेमना बांधा था। उसकी जगह अब एक चितकबरे रंग का बड़ा सा बकरा आ गया था। पंडित जी के तो होश ही उड़ गए। उन्हें यह समझते देर नहीं लगी कि ये एक शैतानी शक्ति है जिसको छलावा कहते हैं और मैं अब इसके खेल में फंस चुका हूँ। फिर भी उन्होंने अपने हौसले और समझदारी से काम लिया कि अगर मैं अभी साइकिल से उतरकर भागने लगा
तो अभी जंगल का रास्ता थोड़ा सा बचा हुआ है और इस छलावे ने मुझ पर हमला कर दिया तो मेरा मरना तय है। इसलिए मुझे अभी ऐसे दिखाना है जैसे कुछ नहीं हुआ हो और अपने घर की तरफ बढ़ते जाना है। बाकी सब मैं ईश्वर पर छोड़ देता हूँ, क्योंकि अब वही मेरी जान बचा सकते हैं। ऐसा सोचकर उन्होंने साइकिल खींचना जारी रखा और बस मन में भगवान का जाप करते हुए उस जंगल को पार कर लिया और अपने गांव की सरहद से कुछ ही दूर पहुंच गए। पंडित जी इतनी दूर से तेज साइकिल चलाने की वजह से हाँफ रहे थे। उनकी सांस फूल रही थी और उनका दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था मानो जैसे उनके सीने को फाड़कर अभी ज़मीन पर गिर जाएगा। मगर वो कहते हैं ना, जब जान पर बनाए तो जान बचाने के लिए जान की बाजी भी लगानी पड़े तो इंसान पीछे नहीं हटता। बस ऐसा ही यहाँ देखने को मिल रहा था। पंडित जी को अब गांव में घुसकर अपना घर दूर से दिख रहा था, जिसकी दूरी लगभग 200 मीटर रही होगी। पंडित जी की जान में जान आने लगी। वो तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे और अब उनके घर की दूरी 100 मीटर रह गई थी। वो भगवान को अभी धन्यवाद कर रहे थे कि अब लगता है मैं बच जाऊंगा। पंडित जी अब घर के एकदम सामने थे और घर से उनकी दूरी बस 50 मीटर ही रह गई थी। मगर अब यहाँ से उनकी साइकिल के पिछले टायर पर जैसे मानो किसी ने पहाड़ रख दिया हो। साइकिल वहीं जाम हो गई। पिछला टायर रिम सहित पूरा मुड़ गया और पंडित जी भी साइकिल से वहीं नीचे गिर पड़े। उनको साइकिल के पीछे किसी बड़े जानवर के होने का एहसास हुआ, मगर उनको अब वहाँ नहीं रुकना था। तो पंडित जी सरपट अपने घर की तरफ भागे। वो जानवर भी उनके पीछे भाग लिया। पंडित जी ने अपने घर के दरवाजे पर जाकर जोर जोर से दरवाज़ा बजाना शुरू किया। उनकी पत्नी उनके इंतज़ार में जगी हुई थी, तो उसने झट से दरवाज़ा खोल दिया और पंडित जी अपनी अच्छी किस्मत को लेकर अंदर आ गए। पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? आप हाफ क्यों रहे हैं? आप ठीक तो हो? मगर पंडित जी ने बिना एक भी शब्द कहे हल्की सी अपनी खिड़की खोलकर उस छलावे को देखा, तो वो अब एक काले भैंसे का रूप बनाकर उनके आंगन के बाहर ही खड़ा दिख रहा था और गुस्से में फुनकारे मार रहा था। उनकी साइकिल दूर टूटी पड़ी दिख रही थी और शादी से मिला सारा सामान ज़मीन पर बिखर कर खराब हो गया था। मगर पंडित जी को इसका कोई दुख नहीं था। उनको अपनी जान बचने की बहुत खुशी थी और वो भगवान का बार बार धन्यवाद किए जा रहे थे कि अगर आज उनका साथ और उन पर विश्वास ना होता तो उनके जैसे सामान्य आदमी इतनी लंबी लड़ाई अकेला नहीं जीत पाता। कुछ देर बाद पंडित जी ने देखा तो वो भैंसा वहाँ से जा चुका था। तब पंडित जी के मन में एक सवाल आया कि मेरे साइकिल गिरने के बाद जब वो भैंसा मेरे पीछे भाग रहा था और मुझसे 2 हाथ की दूरी पर ही था, मुझे दरवाज़ा खुलवाने में भी थोड़ा समय लगा था। अगर वो ज़रा सा और आगे आ जाता तो मेरा मरना निश्चित था। मगर ऐसा हुआ क्यों नहीं? वो छलावा मेरे पीछे दरवाजे तक आया क्यों नहीं? इसी सवाल को लेकर पंडित जी घर के सामने आंगन में नज़र दौड़ा रहे थे कि उनकी नज़र उनके बनाए हुए उस मंदिर पर पड़ी जिसमें रोज़ उनकी पत्नी पूजा करती थी। और उनको जवाब मिल गया कि वो मंदिर एकदम जागृत था और कोई शैतानी शक्ति या कोई भी नेगेटिव ऊर्जा उस मंदिर के पास से होकर नहीं जा सकती थी। इसलिए वो भैंसे का रूप बनाए हुए छलावा उस मंदिर से दूर रहा, जिससे मुझे अपने घर में घुसने और आगे जीवन जीने का मौका मिल गया। दादाजी कहते हैं कि बेटा, ये थी शैतानी छलावे की पहली कहानी। अब तुम सो जाओ। मगर पोते को तो अब मज़ा आने लगा था कि ऐसी कमाल की सच्ची कहानी अगर एक और हो जाए तो बहुत मज़ा आ जाएगा। पोता बोला, दादाजी आपने शुरू में ही कहा था कि 2 कहानियां हैं, इसका मतलब अभी एक कहानी और बची हुई है। तो दादाजी एक और कहानी सुनाओ प्लीज़, बस एक और सुना दो दादाजी। पोते के ज़िद करने से दादाजी को मानना ही पड़ा। तो दादाजी अब दूसरी कहानी शुरू करते।
ये कहानी हमारे गांव के एक प्रसिद्ध पहलवान, जिसका नाम पृथ्वी पहलवान था, उसकी है। वो हमारे गांव ही नहीं बल्कि आसपास के सभी गांवों में सबसे बड़ा पहलवान था। वो आज तक किसी से भी नहीं हारा था। कोई भी पहलवान उससे कुश्ती लड़ने से कतराता था और उसके सामने कुश्ती लड़ने की हिम्मत उस समय किसी भी पहलवान में नहीं होती थी। तो फिर आम लोगों की तो बात ही नहीं कर सकते। पृथ्वी के परिवार की खेतीबाड़ी की काफ़ी ज़मीन थी, जिस पर उनका परिवार खेती करता था। उनके परिवार ने काफ़ी बड़ा घर रहने के लिए बनाया हुआ था, जिसमें अंदर वाले हिस्से में कमरे बने हुए थे और बाहर वाले हिस्से में उनके जानवर बंधते थे। और काफ़ी सारी जगह वहाँ जानवरों को बंधने के बाद भी खाली रह जाती थी, जिसको वो घेर कहते थे। इसी घेर में पृथ्वी सोया करता था। बाकी घर वाले अंदर कमरों में सोते थे। पृथ्वी की अभी शादी नहीं हुई थी और ना ही उसको कोई काम की फिक्र थी। उसको तो बस उसके परिवार ने पहलवानी करने के लिए छोड़ा हुआ था और वो पहलवानी में कुशल भी था, इसलिए उसका नाम पूरे ज़िले में फैला हुआ था। पृथ्वी को सुबह उठकर कसरत करना, पूरे दिन खाना और रात को उस खाली मैदान में यानी कि घेर में जाकर सो जाना था। बस इतना ही पृथ्वी का डेली रूटीन था। ऐसे ही वो एक रात सो रहा था। 1 बजे का समय था। उसके कान में एक आवाज़ पड़ने लगी, जिसको सुनकर वो गुस्से से उठ गया। उसने देखा कि एक 50 साल का आदमी उसका नाम लेकर उसको उठा रहा था। पृथ्वी ने उससे पूछा कि कौन है तू और तुझे क्या चाहिए। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मेरा नाम ब्रह्म है। मैं पास के गांव से तुम्हारी पहलवानी के किस्से सुनकर तुमसे मिलने आया हूँ। मैं दिन में शहर जाकर काम करता हूँ, इसलिए रात को ही मेरे पास समय रहता है। पृथ्वी ने पूछा कि तुझे आखिर मुझसे क्या चाहिए। ब्रह्म ने कहा, मुझे तेरे साथ कुश्ती करनी है और तेरी पहलवानी का घमंड तोड़ना है। मुझे नहीं लगता तू कोई बड़ा पहलवान है। पृथ्वी ने उसको ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी कदकाठी एकदम सामान्य थी और कहीं से भी वो पहलवान जैसा तो नहीं लग रहा था। पृथ्वी को नींद बीच में टूटने का गुस्सा तो था ही, साथ ही उसने पृथ्वी को उसके घर आकर ललकारा था, जिससे पृथ्वी की सब्र की सारी सीमाएं टूट गई थी। पृथ्वी ने सोचा, 2-4 मिनट की बात है, अभी इसको उठाकर ऐसा पटकूंगा कि भागता नजर आएगा। पृथ्वी ने फिर भी कहा, चाचा एक बार और सोच लो। इस उम्र में अगर हड्डियां टूट जाएं तो आसानी से नहीं जुड़ती। इस पर ब्रह्म ने हंसकर कहा, पृथ्वी अगर डर लग रहा है तो मेरे पैर पकड़ ले और खुद को सबसे बड़ा पहलवान कहलवाना बंद कर दे। अगर तू ऐसा करता है तो मैं यहाँ से अभी बिना कुश्ती किए चला जाऊँगा। इस पर पृथ्वी का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने सोचा, इसको अब ऐसा सबक सिखाकर भेजूंगा कि पूरा गांव हमेशा याद रखे। पृथ्वी ने ब्रह्म से कहा, ठीक है, हम कुश्ती करेंगे। और ये कहकर पृथ्वी उसको खाली मैदान से थोड़ा आगे अपने अखाड़े में ले गया, जहाँ जाकर दोनों में कुश्ती शुरू हो गई। पहले तो पृथ्वी ने ब्रह्म को पकड़कर पटकने का सोचा, मगर ब्रह्म पृथ्वी की पकड़ से बार बार छूट जाता। ऐसा ही काफ़ी समय तक चलता रहा और आधे से ज़्यादा समय इसी में ही निकल गया। ब्रह्म बार बार पृथ्वी की पकड़ से निकलता जा रहा था और पृथ्वी की झुंझलाहट बढ़ती जा रही थी। ऐसा काफ़ी समय तक चलने के बाद इस बार ब्रह्म ने पृथ्वी को पकड़कर जोर से पटक दिया। पृथ्वी की मानो जैसे जान ही निकल गई हो। इतने में मंदिरों की घंटियां बजने लगी। सुबह हो गई थी। ब्रह्म ने कहा, पहलवान अभी तो मुझे जाना पड़ेगा, मेरा काम पर जाने का समय हो गया है। तू आज रात तैयार रही हो, इस कुश्ती को आज रात आगे बढ़ाएंगे। इतना कहकर ब्रह्म वहाँ से चला गया और पृथ्वी भी उठकर नहाने धोने चला गया। मगर पृथ्वी के शरीर में काफ़ी दर्द हो रहा था। पृथ्वी ने पूरे दिन अच्छे से खाया पिया और बस आराम किया। पृथ्वी ने अपनी रात की बात किसी को नहीं बताई
क्योंकि उसको डर था कहीं कोई उसको कमज़ोर ना समझ ले और उसके नाम पर कोई आँच ना आ जाए। गांव में रात को 7-8 बजे तक लोग सो जाया करते थे, तो पृथ्वी भी बाहर घेर में जाकर सो गया। मगर वो जानता था कि ब्रह्म रात को आएगा और आज उसको ऐसी धोबी पिछाड़ मारूंगा कि वो यहाँ से भागता नजर आएगा और कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। इतना सोचकर पृथ्वी सो गया। उसकी सोच के हिसाब से ही ब्रह्म रात के 1 बजे के आसपास आया और उसकी खाट के पास आकर उसको ललकारने लगा। ब्रह्म ने कहा, उठ जा पहलवान, देख मैं आज अपने वादे के हिसाब से आया हूँ, चल वो कल वाला खेल निपटा लेते हैं। यह सुनकर पृथ्वी की आंखों से नींद जाती रही। अब वो उठकर कल की बेइज्जती का बदला लेना चाहता था, तो दोनों अखाड़े में जा पहुंचे। पृथ्वी ने अखाड़े में पानी का छिड़काव किया, तो अब दोनों की किश्ती शुरू हो गई। शुरू से ही ब्रह्म बार बार पृथ्वी को पटकता रहा। जब जी चाहता पृथ्वी को उठा लेता और पटक देता। ब्रह्म पृथ्वी की पकड़ में या तो आता ही नहीं और पकड़ में आ भी जाता है तो चित्त करने से पहले ही वो मछली जैसे फिसल कर उसकी पकड़ से निकल जाता। ऐसा ही काफ़ी देर तक चलता रहा। पृथ्वी की हालत काफ़ी ख़राब लग रही थी। वो मुश्किल से उठ पा रहा था। उधर ब्रह्म ऐसा लग रहा था मानो थकान का नामो निशान ना हो। पृथ्वी को बस एक बार और पटकना था और उसकी हार निश्चित थी। मगर फिर से पास के मंदिर में आरती होने और घंटियाँ बजने की आवाज़ आने लगी और ब्रह्म वहाँ से पृथ्वी को छोड़कर जाने लगा और जाते हुए बोला, पृथ्वी आज रात में फिर से आखिरी बार आऊँगा और इस मुकाबले का फैसला आज रात ही होकर रहेगा। फिर चाहे तू जीते या मैं जीत जाऊं। इतना कहकर वो वहाँ से निकल गया और पृथ्वी उठकर घर वालों से छुपता हुआ घर के एक कमरे में जाकर लेट गया। पृथ्वी का पूरा शरीर दर्द से टूटा हुआ था, लेकिन उसका मन उससे भी ज़्यादा चोटिल था, क्योंकि पृथ्वी को खुद की ताकत पर जितना घमंड था, उसके इन 2 रातों में हज़ारों टुकड़े हो चुके थे, जिसको वो समेटने की असफल कोशिश किए जा रहा था। दोपहर हुई। पृथ्वी ने खुद को संभाला और गांव के बूढ़े वैद्य के पास जाकर बदन दर्द की दवाई देने को कहा। वैद्य ने कहा, पृथ्वी पहले मुझे अपनी चोट दिखाओ, तभी मैं तुम्हारी दवाई बनाकर दे पाऊंगा। पृथ्वी ने ओढ़े हुए कंबल को हटाकर अपने शरीर पर लगी चोटों को वैद्य को दिखाया, तो बूढ़ा वैद्य हैरान होकर बोला, पृथ्वी तुझे कितने लोगों ने मारा है? तू हमारे जिले का सबसे बड़ा पहलवान है। मैं तुझे एकदम ठीक कर दूंगा, मगर पहले बता ये सब हुआ कैसे? पृथ्वी ने दोनों रातों की सारी बातें बूढ़े वैद्य को बताई। वैद्य ने अभी अपने जीवन के 80 साल इसी गांव में गुजारे थे। उनको दवाइयों की जानकारी के साथ तंत्र मंत्र का भी ज्ञान था, इसलिए बूढ़े वैद्य को सारा माजरा समझते देर न चले दे और उसमें घावों के नेप तो दिया ही, साथ में ब्रह्म का सामना करने की तरकीब भी बताई और आटा छानने वाली एक छन्नी भी पृथ्वी के लिए। पृथ्वी सब समझ चुका था और बूढ़े वैद्य से मिलकर पृथ्वी की हिम्मत भी बढ़ रही थी। अब पृथ्वी घर आकर अपने घाव पर नेब लगाता है और रात का इंतजार करने लगता। फिर वही 1 बजे के आसपास ब्रह्म की आवाज़ आती है, पृथ्वी उठ जा, आ इस 2 रातों से चल रही कुश्ती का अंत करते हैं। आज तेरी पहलवानी की आखिरी रात होगी। पृथ्वी तो सोया ही नहीं था, क्योंकि उसको तो रात का ही इंतज़ार था। वो मुस्कुराते हुए खाट से उठा और बोला, हाँ आज इस कुश्ती की आखिरी ही रात होगी, कल से हम नहीं मिलेंगे। इतना कहकर पृथ्वी और ब्रह्म अखाड़े की ओर चल पड़े। ब्रह्म अखाड़े के बीच खड़ा होकर बोला, आजा पृथ्वी, पहले लगा ले जितना जोर तुझ में बचा है, फिर मैं तुझे मौका देने वाला नहीं हूँ। पृथ्वी ने कहा, रुको यार, आज हम लड़ने से पहले अखाड़े में थोड़ा पानी का छिड़काव कर लेते हैं, फिर कुश्ती शुरू करेंगे।
क्योंकि लड़ते समय धूल बहुत उड़ती हो। ब्रह्म, तू ये बर्तन ले और सामने वाली नहर से पानी लेकर आ जा, फिर हम कुश्ती शुरू करते हैं। इतना कहकर पृथ्वी ने वो मंत्र पड़ी छन्नी कागज़ के लिफाफे से निकालकर जल्दी से ब्रह्म के हाथ में दे दी। ब्रह्म समझ तो गया कि छन्नी में पानी नहीं भरा जाएगा, मगर उसको पता था कि मैं अपनी शक्ति से पानी भरकर ले आऊँगा और इस कुश्ती में आज इस पहलवान को मार कर ही जाऊँगी। ब्रह्म जोहड़ की तरफ गया और पानी भरने की कोशिश करने लगा, मगर पानी भर ही नहीं रहा था। ब्रह्म को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि पानी छलनी में आ क्यों नहीं रहा। ब्रह्म ने अपनी पूरी शैतानी शक्ति लगा दी, मगर छलनी में पानी नहीं भर सका। वो जैसे ही नहर में पानी लेने के लिए छलनी डालता, वो खाली ही निकलती। वो मंत्र पड़ी छलनी थी और ब्रह्म ने उसको हाथ में लेकर कहा था कि मैं पानी लेकर आऊँगा। अब ना तो उस छलनी में पानी भर सकता था और ना ही ब्रह्म बिना पानी लिए कुश्ती कर सकता था। ब्रह्म सारी रात इसी कोशिश में लगा रहा। ऐसा करते करते सुबह हो जाती है। ना ब्रह्म पानी ला पाता है और ना वो कुश्ती करके पृथ्वी की जान ले पाता है। ब्रह्म सुबह होते ही अदृश्य हो जाता है। पृथ्वी की जान बच जाती है। कुछ देर बाद पृथ्वी बूढ़े वैद्य के पास जाकर रात की सारी बात बता देता है और उनके पैर छूकर उनको अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद देता है। पृथ्वी वैद्य से कहता है, बाबा ये तो बताओ वो चीज़ आखिर थी क्या और रात को लौटकर क्यों नहीं आई। वैद्य बाबा बताते हैं कि वो एक छलावा था जो 2 रातों से तुम्हारे साथ खेल रहा था। उसका पूरा खेल 3 रातों का था और वो धीरे धीरे तुम्हें कमज़ोर कर रहा था। कल की रात अगर तू वो छन्नी उसको नहीं देता तो तेरा मरना तय था। वो छन्नी मैंने मंत्र पढ़कर तुझे दी थी, जिसकी वजह से उसको छूते ही वो उसके साथ बंध गया था और पानी लाने को मजबूर हो गया। कोई सामान्य छन्नी होती तो उसमें आसानी से पानी भर लाता और उसके बाद अपने खेल का अंत तुझे मार कर देता, मगर तेरी किस्मत ने तुझे मेरे पास भेजकर बचा लिया। तो ये थी छलावे के खेल की 2 कहानियाँ। दोस्तों, छलावा एकदम से इंसान को नहीं मारता। वो पहले अपना खेल रचकर उसमें इंसान को फंसाता है। पहले उस इंसान के साथ खेलता है और फिर जब इंसान वो खेल समझने लगता है या वो खेल पूरा हो जाता है, उसके बाद वो इंसान को मार देता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको आज की कहानी ज़रा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक बटन दबाएं और ऐसी और भी डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।